नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का जो प्रकरण है वो है रीतिकाल का नामकरण और रीतिकाल की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। मध्यकाल को जिन दो कालखंडों में बांटा गया है उनके नाम है पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल और उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1700 विक्रम से 1900 विक्रम संवत तक के कालखंड को रीतिकाल कहा है। ईसवी सन में देखें तो सन 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक का जो भाग है वो रीतिकाल के अंतर्गत आता है। रीतिकाल के लिए अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए हैं। जैसे अलंकृत काल, यह नाम मिश्र बंधुओं ने दिया है। श्रृंगार काल, यह नाम विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया है। रीतिकाल, यह नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। मिश्र बंधुओं का यह तर्क है कि इस काल में कविता को अलंकृत करने पर अधिक बल दिया गया है, इसलिए इसका नाम अलंकृत काल होना चाहिए। किंतु इस काल में लक्षण ग्रंथों की रचना प्रचुर मात्रा में हुई है तथा अलंकृत काल कहने से इस प्रवृत्ति का बोध नहीं हो पाता है, इसलिए यह नाम समीचीन नहीं है। श्रृंगार काल कहे जाने के पक्ष में यह तर्क दिया गया है कि इस काल के कवियों की व्यापक प्रवृत्ति श्रृंगार वर्णन की थी, किंतु श्रृंगारी कवियों ने भी काव्यांग निरूपण की ओर रुचि दिखाई है। ऐसी स्थिति में केवल श्रृंगार काल कहने से रीतिकाल की संपूर्ण कविता का बोध नहीं हो पाता है। काव्यांग चर्चा इस काल की सामान्य प्रवृत्ति थी और कविगण उसमें वैसा ही आनंद लेते थे जैसा भक्तिकाल में ब्रह्म ज्ञान चर्चा में लिया जाता था। लक्षण ग्रंथों का निर्माण दूसरों को काव्य रचना पद्धति का ज्ञान कराने के उद्देश्य से भी किया जाता था, अर्थात ये कवि शिक्षक या आचार्य की भूमिका का निर्वाह करने में गौरव का अनुभव करते थे। रीतिकाल में रीति शब्द का प्रयोग काव्यांग निरूपण के अर्थ में हुआ है। ऐसे ग्रंथ जिनमें काव्यांगों के लक्षण एवं उदाहरण दिए गए हैं उन्हें रीति ग्रंथ कहे गए। रीतिकाल के अधिकांश कवियों ने रीति निरूपण करते हुए लक्षण ग्रंथ लिखे, अतः इस काल की प्रधान प्रवृत्ति रीति निरूपण को माना जा सकता है। आचार्य शुक्ल ने कालों के नामकरण प्रधान प्रवृत्ति के आधार पर किए हैं, अतः रीति की प्रधानता के कारण इस काल का नामकरण उन्होंने रीतिकाल किया है। रीति से उनका तात्पर्य पद्धति, शैली या काव्यांग निरूपण से है। रीतिकाल का प्रारंभ चिंतामणि कृत रसविलास और मतिराम कृत रसास से माना जा सकता है। यद्यपि इनकी रचना 1633 ईस्वी में की गई थी तथा रीतिकाल का अंतिम कवि है ग्वाल कवि, जिनकी रचना रसरंग 1853 ईस्वी के आसपास की है। निष्कर्ष यह है कि किसी काल का प्रारंभ एक निश्चित तिथि से मानकर एक निश्चित तिथि पर उसे समाप्त मान लेना पूर्णतः तर्कसंगत नहीं होता है। अब हम देखते हैं रीतिकाल की सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। सबसे पहले देखते हैं राजनीतिक परिस्थिति। रीतिकाल ने मुगलों का वैभव काल, पराभव काल एवं अंग्रेजों का उदय काल देखा है। शाहजहां ने ताजमहल एवं मयूर सिंहासन जैसे वैभव के प्रतीक निर्मित कराई, किंतु 1658 ईस्वी में उसके पुत्रों औरंगजेब और दारा सिकों में सत्ता संघर्ष प्रारंभ हो गया था। दारा की हत्या कर औरंगजेब ने सत्ता पर अधिकार किया, किंतु उसकी धार्मिक असहिष्णुता के कारण जागीरदारों एवं हिंदू राजाओं ने उपद्रव प्रारंभ कर दिए। उसके शासन का अधिकांश समय इन उपद्रवों को दबाने में ही व्यतीत हुआ। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसका द्वितीय पुत्र आलम शाह गद्दी पर बैठा और 1712 ईस्वी में मुगल साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया। अगले 50 वर्षों तक अस्थिरता रही। छोटे छोटे जागीरदारों ने भी अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। विलासवर्ती में बढ़ोतरी हुई, केंद्रीय सत्ता की पकड़ ढीली हो गई। 1738 ईस्वी में नादिर शाह के आक्रमण ने मुगल साम्राज्य की नींव हिला दी और रही सही कसर 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण ने पूरी कर दी। विदेशी व्यापारियों, विशेषतः अंग्रेजों ने इस स्थिति का पूरा लाभ उठाया और धीरे धीरे शक्ति संचय करके वे 1803 ईस्वी तक लगभग समस्त उत्तरी भारत पर अपना आधिपत्य जमा बैठे।
वास्तविक सत्ता अंग्रेजों के हाथों में आ गई और मुगल सम्राट नाममात्र के शासक रह गए। 1857 ईस्वी में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यह प्रयास हुआ कि मुगलों को पुनः सत्ता पर स्थापित एवं प्रतिष्ठित किया जाए, पर यह प्रयास असफल हो गए। अवध के विलासी शासकों का अंत भी मुगलों के सदृश रहा। राजपूताने में भी विलास एवं बहुपत्नी प्रथा के कारण छोटे छोटे साम्राज्य धीरे धीरे कारुणिक अंत की ओर अग्रसर हुए। अगली जो परिस्थिति है वो है सामाजिक परिस्थिति। सामंतवादी प्रवृत्ति का बोलबाला इस काल में था और सामंतवाद के दोष सर्वत्र व्याप्त थे। एक और विलासी शासकों, सामंतों, अधिकारियों का बोलबाला था तो दूसरी ओर गरीब जनता पिस रही थी। विलासिता की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण नारी को संपत्ति माना जाने लगा। विलास के उपकरणों का संग्रह करना एवं सुरा सुंदरी में लीन रहना उच्च वर्ग के जीवन का एकमात्र लक्ष्य बन गया था। मध्यम वर्ग भी उन्हीं के अनुकरण में लीन रहता था। किसी की कन्या का बलात् अपहरण कर लेना उच्च वर्ग के लिए सामान्य बात थी। अभिजात वर्ग में हरम सुंदरी नारियों एवं रक्षिताओं से भरे रहते थे, फिर भी वे वेश्यागमन को ही जीवन का परम सुख मानते थे। समाज में काम करती की प्रधानता थी। काम कला की शिक्षा देने वाले घटिया शिक्षक भी इस काल में प्रचुरता से हुए। विलासी माता पिता की संतानें भी अनैतिक कार्यों में लीन रहने लगी। निष्कर्ष यह है कि समाज का नैतिक अंकुश शिथिल हो गया था एवं विलासवर्ती की प्रधानता सर्वत्र व्याप्त थी। अगली जो परिस्थिति है वो सांस्कृतिक परिस्थिति। अकबर, जहांगीर एवं शाहजहां की उदार नीति के कारण हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों में जो समन्वय हुआ वह औरंगजेब की कट्टर धार्मिक नीति के कारण छिन्न भिन्न हो गया। मंदिरों, मठों के पीठाधीश भी लोभी प्रवृत्ति के कारण राजाओं और सेठों को गुरु दीक्षा देकर भौतिक लाभ प्राप्त कर रहे थे। रामकृष्ण की लीलाओं में अपने विलासी जीवन की संगति खोजी जा रही थी। हिंदू और मुसलमान दोनों ही धर्म के मूलभूत सिद्धांतों से दूर हटकर कर्मकांड एवं बाह्याडंबरों तक सीमित रह गए थे। लोग अपनी विलासी मनोवृत्तियों को पूर्ण करने की मनोकामना से हिंदू मंदिरों एवं पीरों के तकियों पर जाने लगे थे। धर्म स्थान भ्रष्टाचार एवं पापाचार के केंद्र बन गए थे। जनता के अंधविश्वास का लाभ मुल्ला मौलवी तथा पंडित पुरोहित उठा रहे थे। अहिंदी भाषी प्रांतों में निवास कर रहे संत अब भी नैतिकता के ध्वजवाहक बने हुए थे, किंतु उनका प्रभाव उत्तर भारत में न था। इस काल में चित्रकला, स्थापत्य कला एवं संगीत कला का विशिष्ट स्थान रहा। मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी, किंतु काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा प्रतिष्ठित थी। इस युग की चित्रकला राजसी ठाट बाट तथा जनजीवन दोनों का चित्रण करती दिखाई पड़ती है। राजस्थानी शैली एवं कांगड़ा शैली के चित्रों में रागमाला एवं राधा कृष्ण की लीलाओं, लोक कथाओं, महाभारत की कथाओं का चित्रण हुआ है। शाहजहां के द्वारा बनवाई गई इमारतों में सौंदर्य का समावेश हुआ है। आगरा का ताजमहल तथा दिल्ली के लाल किले का दीवाने खास इस दृष्टि से उल्लेखनीय है। कवियों एवं कलाकारों को राजाश्रय इस काल में खूब मिला, जिससे साहित्य और कला का बहुमुखी विकास हुआ। इस प्रकार ये थी रीतिकाल की सामाजिक और सांस्कृतिक एवं राजनीतिक पृष्ठभूमि। आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे रीतिकाल का वर्गीकरण।